हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होना है वो जीके जीएस के लिए एक रामबाण होने वाला है बच्चों, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो पेड का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जितने सारे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन से लपेट करके जितने सारे वहाँ के फैक्ट होंगे वो सारा देखने वाले हैं बच्चों। और पूरे के पूरे सिलेबस पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा आज एक क्लास बच्चों। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और हड़प्पा सभ्यता से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारा देखने का प्रयास करेंगे। ये पहला वीडियो नहीं है, अगर हड़प्पा सभ्यता में कुछ छूटेगा तो मैं उसको अगले वीडियो में ऐसे कर करके सारे सिलेबस को मैं आपको कवर करने वाला हूँ बाबू, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कौन सा है। सभी लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या है, हड़प्पा में क्या है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी, तो यहाँ पे देखिएगा ये होगा बेटा राखीगढ़ी। याद रखेंगे, हरियाणा के अंदर उपस्थित है राखीगढ़ी। और ये जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी है। और उसके बाद एक बात और याद रखिएगा इसके बारे में कि ये हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है बच्चों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है बच्चों। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और ये जो है प्रांतीय राजधानी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पे हल्का फुल्का अगर यहाँ देखना चाहेंगे तो बच्चा एक बात याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है बच्चों, ठीक है ना। ईसा पूर्व तक है, 1750 ईसा पूर्व, ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ज़रा ध्यान से ये भी देखना है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो आप देखेंगे दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी जो है बेटा, उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी बच्चों, ठीक है ना। हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है ना, खोज की थी। याद रखेंगे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और इसी वजह से इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा के नाम पे पड़ गया, क्योंकि सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा। और ये 1921 के अंदर हो आया था बच्चों, ठीक है ना। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है बच्चों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो हड़प्पा के नाम से जानी गई। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी गई, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पे थी। और आप ये भी याद रखें कि जो हड़प्पा की बात चल रही है, हड़प्पा बच्चों सिंधु नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे, याद रखेंगे रावी नदी के तट पे। क्योंकि सभी लोग अगर हड़प्पा से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है आपका रावी नदी के तट पे पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। याद रखेंगे हड़प्पा रावी नदी के तट पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो बहुत सारे बच्चे जो है सिंधु घाटी मार देते हैं, सिंधु नदी, लेकिन ये है रावी नदी के तट पे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो हड़प्पा है बच्चों लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर बच्चों, 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ना, किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर पूरा हड़प्पा सभ्यता फैली थी। सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, रावी नदी के किनारे था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और याद रखेंगे जो दूसरा शहर खोजा गया मोहनजोदड़ो, ठीक है बच्चों, मोहनजोदड़ो जो था आपका, मोहनजोदड़ो को खोजने वाले कौन थे, राखलदास बनर्जी बच्चों, ठीक है ना। राखलदास बनर्जी जी ने क्या किया था, आपका मोहनजोदड़ो का खोज किया। इसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना, मृतकों का टीला भी कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ से प्राप्त चीज़ें क्या थी, यहाँ पे कह सकते हैं कि स्नानागार, फिर से कह सकते हैं कि अन्नागार, ठीक है बच्चों, अन्नागार। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि नर्तकी की मूर्ति बच्चों, ठीक है ना, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, याद रखेंगे नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है। और यहाँ से कैसे पशुपति नाथ की मूर्ति बच्चों, ठीक है ना, पशुपति नाथ की मूर्ति भी बच्चों यहीं से प्राप्त होती है। याद रखेंगे पशुपति नाथ की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त होती है।
अगर और भी आगे इसके देखने का प्रयास करें तो याद रखिएगा जो हड़प्पा वासी हैं बच्चों, वे कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वे निवासी कहाँ के थे। तो याद रखिएगा ये जो हड़प्पा वासी थे वे कुछ द्रविड़ थे, ठीक है बच्चों, द्रविड़ थे बच्चों, कुछ द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी थे बच्चों। हड़प्पा के जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। हड़प्पा के निवासी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हड़प्पा के निवासी क्या थे बच्चों, कह सकते हैं कि द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिग्गट ने कहा था कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। किसने कहा था, पिग्गट ने कहा था, ठीक है ना। याद रखेंगे नाम पिग्गट, ठीक है बच्चों। पिग्गट ने क्या कहा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या है, विस्तृत साम्राज्य की, ठीक है बच्चों, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिएगा लोथल के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था बच्चों। क्या था, ये एक बंदरगाह था और कह सकते अग्निकुंड यहाँ पे पाया गया था बच्चों, ठीक है ना। अग्निकुंड भी पाया गया था, ये भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतना आपको जो है सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। थोड़ा सा मिटा करके इसके बारे में और भी कुछ आप जानकारी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए मैं इसके बारे में और भी कुछ बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए अगर थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा करें, ठीक है बच्चों, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पूरी की पूरी सभ्यता का विस्तार जो है किस प्रकार से था। अगर हम देखें सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता था बाबू, यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे आप सभी लोग कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, विस्तार कहने का मतलब अगर पूर्वी विस्तार देखेंगे बच्चों कि सबसे पूर्वी भाग सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था, तो आलमगीरपुर बच्चों, ठीक है ना। कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है बाबू, ठीक है ना। किस नदी के किनारे है, तो नदी के किनारे कौन सी नदी है, हिंडन नदी है बच्चों। हिंडन नदी के किनारे जो है ये आपका आलमगीरपुर है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे बात ये याद रखिएगा। और यहाँ से क्या मुख्य चीज़ पाई गई है, नाद के ऊपर कपड़ों की छाप। याद रखेंगे यहाँ से क्या पाई गई है बच्चों, नाद के ऊपर कपड़ों की छाप पाई गई बच्चों, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं यहाँ पे टूटा फूटा जो है थोड़ा सा वो बर्तन जो है वो पाया गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ज़्यादातर पूछता है नाद के ऊपर कपड़ों के छाप कहाँ से मिले, तो आलमगीरपुर से। फिर आप वहीं देखेंगे ये पूर्वी स्थल है, याद रखेंगे ये पूर्वी स्थल है। ये कौन सा, सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो मांडा है बच्चों। कौन सा है, मांडा कहाँ पे पड़ता है बेटा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है मांडा। किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है बच्चों। नदी कौन सी है आपकी, नदी है चेनाब नदी के किनारे है मांडा, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी स्थल है। अब जरा ध्यान देंगे अगर हम यहाँ पे बात करें सूतकांगेडोर बच्चों, ठीक है बच्चों, किसका, सूतकांगेडोर, ये जो है सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और ये दास्क नदी के किनारे है बच्चों। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। और ये पड़ता कहाँ पे, बलूचिस्तान में बच्चों, ठीक है ना, बलूचिस्तान में ये पड़ता है बच्चों, पाकिस्तान प्रांत के। अगर कहें कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, दायमाबाद है बच्चों। ये दायमाबाद कहाँ पे है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है, बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी बताया है थोड़ा सा आप इसको नोट करिएगा। आगे जितने मैं रोजाना जो वीडियो बनाते जाऊंगा हड़प्पा से क्वेश्चन आएगा तो इसके आगे ही बताऊंगा बच्चों, यहाँ पे आप याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो बच्चा हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है यार, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, जैन धर्म से क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है यूपी पेट के एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 540 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में अगर याद करें तो उससे पहले हम तो देखते हैं यहाँ पे जैन धर्म के बारे में, ठीक है ना, जैन धर्म के बारे में। तो याद रखेंगे जैन धर्म के जो संस्थापक थे
संस्थापक जो थे बच्चों वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे बच्चों, ठीक है ना। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और ये पहले तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर क्या होता है? जो जैन धर्म के प्रसार के लिए आगे आता, जो जैन धर्म के कह सकते हैं जो गुरु हुए बच्चों, वे तीर्थंकर कहलाए। और ये 24 तीर्थंकर थे बच्चों, जिनमें पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, ये क्या थे? पहले तीर्थंकर थे बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको, तीर्थंकर थे, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे यहाँ पे संस्थापक ऋषभ देव थे और यही जो थे पहले तीर्थंकर भी थे। लेकिन आप याद रखेंगे कि वास्तविक अगर संस्थापक पूछेगा, वास्तविक बेटा संस्थापक कौन थे, तो ये भी याद रखेंगे कि वास्तविक जो संस्थापक थे वे थे आपके महावीर स्वामी, ठीक है ना। महावीर स्वामी जो थे बच्चों, वे इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि महावीर संस्थापक किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो आप कह सकते हैं ये 24वें तीर्थंकर थे बच्चों, ठीक है ना। तीर्थंकर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे बच्चों, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है ना, 23वें तीर्थंकर कौन थे बेटा, तो आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ, ठीक है ना। पार्श्व जो नाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो थे बेटा वो 23वें तीर्थंकर थे। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब जरा महावीर स्वामी के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनका जो जन्म है वो कुंडल ग्राम में हुआ था 540 में, ठीक है ना। कुंडल ग्राम समझ रहे हैं आप बच्चों? कुंडल ग्राम, ठीक है ना। कुंडल ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था, वैशाली के पास, ठीक है ना। वैशाली कुंडल ग्राम में बेटा इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था बच्चों, ठीक है ना। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और यहाँ देखेंगे माता जो थी यशोदा थी बच्चों, ठीक है ना, सॉरी त्रिशला थी माता, ठीक है ना। त्रिशला जो है, त्रिशला इनके माता का नाम था। और याद रखेंगे इनकी पत्नी कौन थी, तो पत्नी के बारे में याद रखेंगे ये यशोदा थी, ठीक है ना, पत्नी यशोदा थी। और आगे अगर आप देखेंगे कि इनकी पुत्री थी बच्चों, एक इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था ये अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है ना, अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी जो है वो इनकी पुत्री का नाम था। लेकिन अगर आप इनसे पूछा जाएगा, जन्म तो आपको पता चल गया जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये इनकी मृत्यु कब हुई, तो याद रखेंगे जो इनकी मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में, ठीक है बच्चों, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में बच्चों ये 468 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में 468 वर्ष की स्थिति में क्या होता है बेटा, इनका मृत्यु हो जाता है। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? याद रखिएगा, त्रिरत्न से क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न बच्चों, ठीक है ना, त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं बेटा? सम्यक दर्शन, ठीक है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और कैसे सम्यक आचरण, ठीक है बाबू, और सम्यक आचरण याद रहेगा ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है बच्चों वो क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे ऋषभ देव को किससे दर्शाया जाता है? ऋषभ देव को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? थोड़ा सा प्रतीक भी हमें याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। ऋषभ देव को हम जो है यहाँ पे कह सकते हैं सांड से, इनको जो है सांड जो है बच्चों, सांड के द्वारा इनको दिखाया जाता है, ठीक है बच्चों। सांड के द्वारा, सांड एक प्रतीक है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा सांड प्रतीक से किस जैन तीर्थंकर को दिखाया जाता है, तो वो है बच्चों पहले संस्थापक या पहले तीर्थंकर जो है ऋषभ देव को। पार्श्वनाथ को किससे दिखाया जाता है? तो सर्प से दिखाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। सर्प जो प्रतीक है पार्श्वनाथ के लिए यूज किया जाता है। लेकिन महावीर स्वामी को किस प्रतीक से दिखाया जाता है? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी को जो है सिंह एक प्रतीक है बच्चों जिससे दिखाया जाता है, ठीक है ना, सिंह प्रतीक से दिखाया जाता है महावीर स्वामी को। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे अब ये अगला क्वेश्चन हमारा भूगोल से होने वाला बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। निम्न में काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? याद रखेंगे काकड़ापारा परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप्ती नदी, ठीक है ना। आइए और सारी नदियों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं नदियों पे है।
तो बात करेंगे गोदावरी की बच्चों, ठीक है ना। तो गोदावरी के ऊपर जो है दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, एक है पोचमपाद और दूसरी कौन से बच्चों, जायकवाड़ी बच्चों, ठीक है ना। पोचमपाद और जायकवाड़ी जो परियोजना है बच्चों, वो किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे है। अब बात करेंगे आपका नर्मदा नदी पे, तो आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी पे कौन सी है, तो सरदार सरोवर, ठीक है बच्चों, सरदार सरोवर परियोजना बच्चों, ठीक है ना। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस पे है, तो आप देख सकते हैं कि वो है आपके नर्मदा नदी पे। चंबल नदी पे देखेंगे अगर आप, चंबल नदी पे कौन सी परियोजना है, तो राणा प्रताप परियोजना, ठीक है ना, राणा प्रताप परियोजना। फिर से कह सकते हैं जवाहर परियोजना, और कहते हैं गंगा सागर परियोजना। कौन सा है, गंगा सागर बच्चों, ठीक है ना, गंगा सागर परियोजना बच्चों, ठीक है ना। यानी कि ये 3 परियोजनाएं जो हैं वो आपकी आ जाएंगी चंबल नदी पे बच्चों, ठीक है ना। बेतवा जो नदी है उस पे कौन सा है, माता टीला परियोजना, ठीक है बच्चों। कृष्णा नदी पे कौन सा है, कृष्णा नदी की बात किया जाए तो कृष्णा नदी बेटा है आपका नागार्जुन सागर, ठीक है ना, नागार्जुन सागर परियोजना बच्चों, ठीक है ना, परियोजना। अगर यही बात किया जाए आपका सतलज नदी बच्चों, तो सतलज नदी पे याद रखेंगे सतलज पे कौन कौन सी परियोजना है, कोल डैम पहला याद रखेंगे, कोल डैम, सतलज पे कोल डैम है आपका, सरहिंद परियोजना, फिर से इंदिरा गांधी परियोजना बच्चों, ठीक है ना, इंदिरा गांधी परियोजना याद रखेंगे। जितनी परियोजनाएं लिखवा रहा हूँ ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। इंदिरा गांधी परियोजना हो जाएगा। इंदिरा गांधी के बाद आप देखेंगे तो नाथपा झाकरी बच्चों, नाथपा झाकरी परियोजना। उसके बाद आप देखेंगे तो भाखड़ा नागल बच्चों, ठीक ना, भाखड़ा नागल जो परियोजनाएं हैं ये सारी परियोजनाएं बेटा सतलज नदी पे है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सतलज परियोजना किस नदी पे है तो फंस जाएंगे आप बहुत सारे लड़के मार देंगे सतलज नदी, वहीं पे उनका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर बात पूछेगा सतलज नदी की तो चेनाब नदी पे है बेटा कौन सी, सतलज नदी परियोजना, ठीक है बच्चों, सॉरी सतलज परियोजना जो है वो चेनाब नदी पे है। इस बात को आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। और याद रखिएगा दुलहस्ती और बगलियार, ठीक है ना, दुलहस्ती और बगलियार परियोजना बच्चों, ठीक है ना, परियोजना दुलहस्ती और बगलियार परियोजना भी चेनाब नदी पे है। और आप देखेंगे झेलम की बात किया जाए बच्चों, यहाँ पे झेलम नदी की बात किया जाए तो एक तुलबुल परियोजना है इस पे, ठीक है बच्चों, तुलबुल परियोजना जो है वो आपकी है झेलम नदी के ऊपर। तो इतनी सारी परियोजनाएं आपको याद रखनी है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। भागीरथी नदी पर अगर आपसे पूछेगा कौन सा बांध है, सभी जानते हैं टिहरी बांध है। महानदी पे हीराकुंड बांध है बच्चों, ये सारा चीज़ आप जानते हैं। तो एक बार जो है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आइए आते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न के साथ, ठीक है ना, जो कि आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र से और यानी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। तो याद रखेंगे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा हेराल्ड डोमर मॉडल तो आपको सीधे पहला मारना है, पहला जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसका कालखंड कब से है, तो 1951 से लेकर के 1956 तक यह योजना का जो है कार्यकाल था बच्चों। और इस पर बेशक कृषि पे ध्यान दिया गया था बच्चों, ठीक है ना, कृषि पर ज़्यादा जो है इस पर ध्यान दिया गया था इस परियोजना के अंदर बच्चों, ठीक है ना। वहीं आप देखेंगे द्वितीय परियोजना कब स्टार्ट होती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये होती है 1956 से 61 तक बच्चों, ठीक है ना, 1961 के मध्य स्टार्ट होती है। इसका कालखंड ये है। और कह सकते हैं पीसी महालनोबिस बच्चों, ये जो मॉडल है इस योजना का जो मॉडल दिया था, इस योजना का जो मॉडल देने वाले थे वो थे पीसी
महालनोबिस, ठीक है बच्चों। पीसी महालनोबिस जो थे वो इस योजना का मॉडल तैयार किया था, पीसी महालनोबिस। और याद रखेंगे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, याद रखेंगे दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला बच्चों, ठीक है ना। राउरकेला जो है, यहाँ ये तीनों के तीनों जो उद्योग हैं, याद रखेंगे जो ये तीनों उद्योग हैं बच्चों, इनकी भी स्थापना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई थी। और आप कहेंगे कि समाजवादी समाज की स्थापना भी इस योजना के अंतर्गत ही की गई थी, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मुख्यतः इस योजना का कालखंड और पीसी महालनोबिस, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो उद्योग हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लाए गए थे, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगर बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो लगभग 1961 से लेकर के जो है 5 वर्ष आप देख सकते हैं 1966 तक चला था बच्चों। लेकिन इसके बीच आप जान सकते हैं कि विकास दर बहुत ही निम्न रहा। आप इसलिए कह सकते हैं विकास दर क्यों निम्न रहा बच्चों, क्योंकि 1962 और 1965 में जो है बच्चों यहाँ पे भारत और चीन की लड़ाई होती है, और यहाँ पे भारत और पाक की लड़ाई होती है बच्चों, ठीक है ना। ये दो युद्धों की वजह से जो होता है बच्चों, भारत की इकोनॉमी बहुत ही डल हो जाती है। आप कह सकते हैं कि इसमें जो है चीन विजेता रहा, ठीक है ना, चीन विजेता रहा था, सबको पता है। और यहाँ पे जो है भारत विजेता था बच्चों, ठीक है ना। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति कमज़ोर पा करके पाकिस्तान ने भी आक्रमण किया, लेकिन वो मुँह की खानी पड़ी उसको। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दो युद्धों की वजह से जो है महंगाई बढ़ गई, या फिर जो विकास हमें चाहिए था इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, वो विकास भी जो है बच्चों इस योजना के तहत जो है वो अवरुद्ध ही रहा। और इस योजना की एक और बात कह सकते हैं कि हरित क्रांति जो है लगभग इसी योजना के तहत आई थी बच्चों, ठीक है ना। हरित क्रांति जो है, याद रखेंगे हरित क्रांति बच्चों इसी योजना के तहत आई थी। और हरित क्रांति के बारे में याद रखेंगे, हरित क्रांति के जो जनक हैं यहाँ पे याद रखेंगे, जनक जो है वो कौन है, फटाफट याद रखिएगा, भारत में कौन है और इस तरह से कौन है बच्चों, ठीक है ना। तो भारत के लिए बता दूं आपसे, तो भारत के लिए एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे भारत के लिए कौन है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और मैं आपको विश्व का बता रहा हूँ कि नॉर्मन बोरलॉग है बच्चों, विश्व के लिए क्या है, नॉर्मन बोरलॉग बच्चों, ठीक ना, याद रखेंगे। यहाँ पे मैं सीधा से साफ साफ लिख देता हूँ, विश्व के लिए जो जनक है यहाँ पे पूरे विश्व का नॉर्मन बोरलॉग है बच्चों, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। ये पूरे विश्व के लिए जो है कृषि हरित क्रांति के जनक है। और आपको बताना है भारत के लिए MS स्वामीनाथन बच्चों, ठीक है ना। भारत में कौन है, भारत में MS स्वामीनाथन बच्चों, ठीक ना, स्वामीनाथन, याद रहेगा। MS स्वामीनाथन जो है बच्चों वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, मैक्सिको के अंदर बच्चों, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आप देखिए, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है चौथी पंचवर्षीय योजना 66 में स्टार्ट नहीं होती बच्चों, बल्कि 66 में ना स्टार्ट होकर के 3 साल का योजना अवकाश है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का योजना अवकाश है बच्चों, अवकाश, योजना अवकाश कहने का मतलब अब कोई पंचवर्षीय योजना 3 साल तक नहीं बनाई जा रही है, बल्कि यहाँ पे तीन साल जो है, एक साल जो है बच्चों यहाँ पे 1 वर्षीय योजना ही चलती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये सारा चीज़ बता दिया, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे जो है अगली जो पंचवर्षीय योजना है DR गडगिल बच्चों, ठीक है ना, गडगिल योजना भी कहते हैं, DR गडगिल, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है बच्चों। जो चौथी है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये मॉडल किसने दिया था, ये मॉडल दिया था DR गडगिल, ठीक है बच्चों, DR गडगिल दिए थे बच्चों। DR गडगिल ने ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पेश किया था। और आप कह सकते हैं कि 3 वर्ष की योजना अवकाश के बाद इसका प्रारंभ होता है, लगभग 1969 के आसपास बच्चों, ठीक है ना। तो आप जो है इतने सारे याद रखेंगे, और भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे अब एक साइंस से क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। साइंस का क्वेश्चन लेंगे तो कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे या सबसे बड़ा अंग पूछे मानव शरीर का, तो वो होता है यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, यकृत, या फिर आप लीवर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों, लीवर भी कह सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लीवर के बारे में जब बात चली और ग्रंथि के जब बारे में बात चली, तो यहाँ पे ग्रंथियों के बारे में देखते हैं बच्चों।
ग्रंथि का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर वो सारी छोटी छोटी या बड़ी थैलियाँ जो रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करती हैं उन्हें हम ग्रंथियाँ कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ये ग्रंथि होती कितने प्रकार की बच्चों, जब हम ग्रंथियों के प्रकार देखेंगे यहाँ पे, तो ग्रंथियों के प्रकार बेटा 3 होते हैं। पहला होता है बाह्य स्त्रावित ग्रंथियाँ, एक होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, और अगला होता है बेटा मिश्रित ग्रंथियाँ, ठीक है ना। मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं। तो याद रखेंगे बाह्य स्त्रावित ग्रंथियाँ, अंतःस्त्रावित ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो बाह्य के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, बाह्य के लिए क्या होगा, सबसे पहला चीज़ ये रक्त के संपर्क में नहीं रहते हैं बच्चों, रक्त के संपर्क में नहीं रहेंगे, ठीक है बच्चों, रक्त के संपर्क में बेटा क्या होगा, नहीं रहेंगे। दूसरा चीज़ बाह्य वाले जो होते हैं, जो बाह्य ग्रंथियाँ होती हैं, वो एंजाइम जो है स्त्रावित करती हैं। याद रखेंगे ये 2 चीज़ें। और इनका उदाहरण क्या हो जाएगा, इनका उदाहरण जो है, इनके उदाहरण में आप लिख लीजिएगा, इनके उदाहरण में यकृत जो है सबसे बड़ा उदाहरण होगा, ठीक है बच्चों। यकृत जो है बाह्य स्त्रावित ग्रंथि है, याद रखेंगे। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो होती है बच्चों, ये हार्मोन रिलीज करती है बच्चों, ठीक है ना, हार्मोन रिलीज करती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और ये रक्त के संपर्क में रहती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और आप यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं थायराइड ग्रंथि बच्चों, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे, और सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे 2 मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी, पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो वो होगा लीवर या यकृत, लेकिन कहेगा सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखेंगे वो है थायराइड। क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, ठीक है ना। और इस हार्मोन की कमी की वजह से घेंघा रोग होता है, इसको भी याद रखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन बच्चों, ठीक है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, इस बात को याद रखेंगे। और इससे जो है घेंघा नामक रोग होता है, इसकी कमी से। चलिए, मिश्रित ग्रंथि क्या है बच्चा, मिश्रित ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती है, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार की ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है। उदाहरण क्या होगा बच्चों, उदाहरण जो है अग्नाशय का ले सकते हैं, अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज भी हो जाएगा कहने का मतलब। और ये हार्मोन जो है आप देखेंगे एंजाइम कौन से रिलीज करते हैं, एंजाइम हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है बच्चों, ट्रिप्सिन बच्चों, याद रखेंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा, और लाइपेज हो जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन जो है ये स्रावित करती है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि बच्चों, ठीक है ना। और शरीर में ये एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन जो है रिलीज करती है। तो यहाँ पे आप ग्रंथियों के बारे में जान के थोड़ा सा लीवर के बारे में हम लोग जान जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये लीवर क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं और ये कैसे कार्य करता है बच्चों, ठीक है ना। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन जो है लीवर के अंदर होता है, बहुत भयानक। ये जैसे भी जख्मी होगा अपने आप को सबसे पहले बहुत जल्दी ठीक कर लेगा, क्योंकि इसमें जो है कोशिका विभाजन बहुत भयानक रूप में होता है। इसका जो वजन है बच्चों, इसका जो वजन है लगभग 1500 ग्राम होता है, लगभग 1500 ग्राम का वजन होता है, या फिर आप कहते हैं 1.5 kg, ठीक है ना। यकृत जो है ये पित्त रस बनाता है, क्या करता है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है बाबू ये। तीसरा हो जाएगा हेपेरिन एंजाइम बनाता है, हेपेरिन बच्चों, ठीक ना, हेपेरिन एंजाइम बच्चों, ठीक है ना। हेपेरिन एंजाइम क्या करता है बच्चों, ये जो है ब्लड के अंदर थक्का नहीं बनने देता है। शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसको थक्का लगने से बचाता है, उसको थक्का होने से बचाता है हेपेरिन। तीसरा चौथा अगर देखेंगे तो प्रोटीन का जब ये स्त्रावण कर रहा होता है, प्रोटीन को जब ये अपघटित कर रहा होता है, तो उस समय जो यूरिया होता है, याद रखेंगे, सॉरी, उस समय जो अमोनिया होती है, उस समय अमोनिया जो है बच्चों, उसको ये यूरिया में चेंज कर देता है बेटा, ठीक है ना, यूरिया के अंदर बदल देता है। पांचवा अगर आप देखेंगे तो पीलीरुबिन भी बनाता है, पीलीरुबिन भी बच्चों ये बनाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है हमें ज़्यादा अगर इसकी मात्रा हो जाती है तो पीलिया वगैरह भी हो जाता है, और इसकी वजह से लैट्रिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, पीला रहता है बेटा, ठीक है ना। पाँचवें से छठवां अगर देखेंगे, जब वसा की कमी होगी तो कार्बोहाइड्रेट को ये वसा में चेंज कर देता है बच्चों, ठीक है ना। वसा की कमी में बच्चों, जब वसा की कमी में कार्बोहाइड्रेट को
क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को जो बेटा ये किस में चेंज कर देगा, वसा में, वसा में बदल देगा, ठीक है ना, बदल देता है। आगे अगर देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में, तो जब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों, प्रोटीन की मात्रा, जब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसको किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा बच्चों, हाइड्रेट में बदल देगा, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा जब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। और आप कह देंगे आठवां कि मृत आरबीसी, जो मृत आरबीसी है इसको भी नष्ट करने का काम यही करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। और 9 नंबर अगर इसके बारे में 9वां याद रखें बच्चों, तो कह सकते हैं कि जहर खाए व्यक्ति का पता भी लगाता है, ठीक है बच्चों, जहर खाए बेटा क्या होता है, व्यक्ति का, याद रखेंगे, जहर खाए व्यक्ति का पता लगाने में क्या होता है बेटा, इसकी मदद ली जाती है, पता लगाने में इसकी मदद ली जाती है, 10वां ये टेम्परेचर को, तापमान नियंत्रण भी करता है बच्चों, तापमान नियंत्रण भी करता है, इस चीज़ को जानेंगे। मतलब 10 कंटेंट जो है इसके बारे में आप याद रखिएगा। यकृत के बारे में मुझे नहीं लगता कि अब इससे बाहर आपको यकृत में कुछ आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए जो बच्चों हम लोग इतना ही रन देंगे, और आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।